नमस्कार। सेंटर फॉर एम्बिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर हैं। आप आगरा कॉलेज पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज की एक बहुत विस्तृत चर्चा हो रही है और बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय भी है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट का नाम है लिविंग प्लैनेट 2022। उस रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले कुछ तथ्य आए हैं, जिसमें से एक तथ्य यह है कि बायोडायवर्सिटी जो है 69% घट चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक चिंता का विषय है। और इसी क्रम में डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर आज हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं ताकि मेरे इस चैनल को देखने वाले छात्र एवं छात्रा उनका कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो सके। आजकल जब भी जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है तो क्लाइमेट जस्टिस का बड़ा योगदान देखा जा रहा है और क्लाइमेट जस्टिस को बड़े व्यापक चर्चा उस पर हो रही है। तो इसी क्रम में सर मैं जानना चाह रहा हूं कि भारत अपनी जलवायु परिवर्तन की रणनीति में अक्सर क्लाइमेट जस्टिस की जो बात करता है, तो क्लाइमेट जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट, क्या अवधारणा क्या है क्लाइमेट जस्टिस की सर? देखिए, क्लाइमेट जस्टिस जो है को समझने के लिए आपको थोड़ा जस्टिस को भी समझना आवश्यक है। जस्टिस क्या मतलब है कि एक तो होती है समानता, एक होती है समता, इक्विटी। यानी कि जो कमजोर है उसकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ खास उसके विकास की या हेल्प करने के उपाय करना। न्याय की कोई भी धारणा होगी, ये बात जरूर होगी। अब क्लाइमेट जस्टिस क्या है? क्लाइमेट जस्टिस का सवाल उठता है कि जब हम क्लाइमेट परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए कुछ उपाय अपनाते हैं तो हमें उसका भार सबके ऊपर बराबर नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि सब बराबर नहीं है उस भार को सहने के लिए। कुछ कमजोर हैं और उनके हित को ध्यान में रख के ही हमें जलवायु परिवर्तन के उपाय करना चाहिए। ये ग्लोबल जस्टिस की जो धारणा है उसी का एक रूप है क्लाइमेट जस्टिस, जिसका संबंध की बेसिक बात यह है कि क्लाइमेट जस्टिस में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके हितों का विशेष ध्यान रखा जाए। इस बात को भारत उठाता है तो उस धारणा को क्लाइमेट जस्टिस के नाम से कहा जाता है। यहाँ मैं ये भी बता दूं आपको कि क्लाइमेट जस्टिस के दो पहलू हैं। जस्टिस किसके बीच? एक है नेशनल लेवल पे कि एक देश के अंदर भी जो डिफरेंट समुदाय रह रहे हैं उनके बीच में भी तो असमानता है। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे कोस्टल एरिया में रहने वाले हैं, गरीब ट्राइबल हैं। अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होंगे और उनके पास क्षमता नहीं है कि वो अपना उपाय बचाव कर सके। तो ये देश के अंदर उनकी मदद करना, ये नेशनल एस्पेक्ट है क्लाइमेट जस्टिस का। सिमिलरली ग्लोबल लेवल पे क्या है? ग्लोबल लेवल का मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं, गरीब देश या जो समुद्र के बीच में स्थित टापू देश हैं, जिसे आइलैंड कंट्री कहा जाता है। वो तो ऐसी स्थिति में है जैसे मॉरिशस है, फिजी है, कि अगर 1 मीटर भी पानी का स्तर बढ़ गया, समुद्र का स्तर, जो कि जलवायु परिवर्तन से संभावना जिसकी व्यक्त की जा रही है, तो इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा इन देशों का। गरीब देश है जहां पर जलवायु परिवर्तन होने से कृषि पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वहां फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो रही। अब इनकी दूसरी बात, सबसे ज्यादा प्रभावित ये है, लेकिन इनकी क्षमता उस चुनौती का सामना करने के लिए सबसे कम है। तो इनको ध्यान रखना, इनकी चुनौतियों का ध्यान रखना, ये है क्लाइमेट जस्टिस। मैं आपको बता दूं कि भारत ने ग्लोबल स्तर पर जो क्लाइमेट जस्टिस का पहलू है उसको उठाया है। सो क्लाइमेट जस्टिस की जब भारत बात करता है तो गरीब देशों, वल्नरेबल कंट्रीज की विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष उपाय अपनाने की बात करना, ये है क्लाइमेट जस्टिस। तो सर, ये जो क्लाइमेट जस्टिस है इसका कोई कानूनी आधार भी है क्या? क्लाइमेट जस्टिस का देखिए का कानूनी आधार है। इसमें बात उठाई जाती है कि भाई जैसे जस्टिस के बारे में जो हम बात करते हैं तो ये होता है नेशनल कोर्ट कुछ करेंगे, कोई कानून बना हुआ है। इसका कानून भी है। ऐसा था कि जलवायु परिवर्तन के लिए 1992 में 1992 में
एक कानून पारित हुआ था जिसका नाम है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है ना FCCC करके आता है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली द्वारा 1992 में पारित एक अंतरराष्ट्रीय कानून कन्वेंशन है, अभिसमय है कह सकते हैं आप इसको। इसी के अंतर्गत ही वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वार्ताएं हो रही हैं और इसी के अंतर्गत ही वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लक्ष्य रखा गया है कि उससे नीचे नहीं तापमान को बढ़ने देना है, वो UNFCCC के अंतर्गत ही है। हाँ, अब रही उसके आधार की बात, इसमें ये कहा गया है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द कैपेसिटी रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के उपायों के करने की कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी है साझा जिम्मेदारी, लेकिन वो बराबर नहीं है, छोटे बड़े के हिसाब से डिफरेंशिएटेड है। अब छोटा बड़ा कैसे, एज पर देयर रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज, यानी ये सिद्धांत निहित है कि छोटे देशों पर कम बर्डन डाला जाए और उन्हें अधिक सहायता प्रदान की जाए। ये यूनाइटेड नेशंस के जो प्रस्ताव है, जो UNFCCC, उसमें है ये उसकी एक धारा है, तो उसका कानूनी आधार है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये 96 से वार्ताएं जब से शुरू हुई तब से लेकर अब तक इस सिद्धांत को आरंभ में तो महत्व दिया गया, लेकिन बाद में विकसित देशों ने कह दिया नहीं, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, सबकी बराबर जिम्मेदारी होना चाहिए। तो भारत इस बात को दोबारा लाना चाहता है क्लाइमेट जस्टिस के माध्यम से कि इस बात को दोबारा स्थापित किया जाए। तो इसका कानूनी आधार है, लेकिन उस कानून को माना नहीं जा रहा है, भारत उसको लागू करवाना चाहता है। व्यवहारिक दृष्टि से क्लाइमेट जस्टिस में सर क्या क्या मुद्दे शामिल किए गए हैं? हाँ, अब ये इसका मेन जो क्लाइमेट जस्टिस को ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए, मतलब इंडिया कैसे उसे ऑपरेशनलाइज कर रहा है, कि व्यवहार में क्या मतलब है इसका। व्यवहार में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? इसको हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉल्यूटिंग द प्लैनेट सो फार। ओके। अगर आप अभी तक के कार्बन जो जमा हुआ है दुनिया में उसको देखें तो प्री इंडस्ट्रियल एरा यानी कि 1850 से लेकर 2017 तक 70% कंट्रीब्यूशन यूरोप के देशों और अमेरिका का है। तो जो जलवायु की हालत हुई है उसकी हिस्टोरिकल जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन वो कह रहे हैं सबको बराबर दिया जाए। तो पहला मुद्दा यह है कि वी वांट टू फिक्स द हिस्टोरिकल, दे शुड फील दैट दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट क्राइसिस, सो दे शुड कंट्रीब्यूट मोर टू सॉल्व दिस क्राइसिस। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात सही है तो दूसरी बात उठती है कि जो गरीब देश हैं, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल कंट्री में बार बार कह रहा हूँ, अफ्रीका के देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता दी जाए। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का समाधान है तो एक ही मुद्दे पे आगे टिक जाते हैं कि क्लीन एनर्जी, कि अब कार्बन की जगह क्लीन एनर्जी लाई जाए। अब क्लीन एनर्जी कैसे? क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, तो ये वित्तीय सहायता और ये टेक्नोलॉजी है विकसित देशों के साथ, वो पैसा मांगते हैं इस टेक्नोलॉजी को देने में। तो दूसरा मुद्दा है कि उस टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण किया जाए, क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी का जो और उपाय हैं, और उन्हें वित्तीय मदद भी प्रदान की जाए गरीब देशों का, क्योंकि सफर ज्यादा वो कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी बहुत कम है इसमें। ठीक है। तीसरी चीज है कि कैसे काउंट, वर्तमान में कैसे काउंट किया जाए कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित देश कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन एक देश से कितना कार्बन निकल रहा है टोटल, उसको क्रॉस लिया जाए। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है प्रेजेंट पॉल्यूटर्स में, अमेरिका नंबर 3 है। लेकिन जो क्लाइमेट जस्टिस के समर्थक है वो कहते हैं नो, ये काउंटिंग का तरीका गलत है। काउंटिंग पर कैपिटा होनी चाहिए, पर व्यक्ति। अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखो तो अमेरिका सबसे ज्यादा पोल्यूटर है,
कि एक व्यक्ति एक साल में कितना कार्बन उत्सर्जन करता है, क्योंकि उनका कंजम्पशन लेवल ज्यादा है, स्टैंडर्ड उस तरह का है। हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन बहुत लिमिटेड है, इलेक्ट्रिसिटी का हो या उसका। तो उस हिसाब से अगर देखें तो पर कैपिटा में पता है क्या है, विश्व का एवरेज 6 मीट्रिक टन है पर कैपिटा पर एनम, चाइना का 10 है, अमेरिका का 14 मीट्रिक टन है, माय गॉड, और इंडिया का जस्ट 2 है। लेकिन वो कहते हैं इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। भाई क्लाइमेट जस्टिस में पर कैपिटल कंजम्पशन देखना चाहिए कि कितना हम बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन करते हैं। टोटल हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए ज्यादा हो रहा है। अदरवाइज एक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ बहुत अभी साफ सुथरी है उनके देशों की तुलना में। एक मुद्दा ये, और लास्ट मुद्दा है, बट लास्ट नहीं बल्कि लास्ट बट वन, ये है कि प्राथमिकता किसको दी जाए। जब जलवायु परिवर्तन को से निपटने की बात आती है तो 2 चीजें आती हैं उपाय में, मिटिगेशन, एडाप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब है निवारण, कि जलवायु परिवर्तन करने वाले कारण को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। जैसे कि आप इतने पेड़ लगा दें कि कार्बन सूख जाए, मतलब कार्बन बचे ही नहीं। एडाप्टेशन का मतलब है ऐसे उपाय अपनाना कि जो उससे पीड़ित हो रहे हैं वो तो कम से कम बच सकें, अभी एडाप्ट कर जाए। जलवायु परिवर्तन नहीं रुकेगा लेकिन वो उससे बचने की क्षमता अर्जित कर लेंगे। अब क्या है, विकासशील और गरीब देशों का संकट तो एडाप्टेशन का है, क्योंकि वो प्रभावित हो चुके हैं। तो क्लाइमेट जस्टिस के समर्थन कहते हैं कि मिटिगेशन को पीछे रखो, उसको भी लाओ ये नहीं, लेकिन प्राथमिकता दो कि जो प्रभावित हो चुका है पहले उसे बचाओ, फिर परमानेंट सोल्यूशन की बात करो। अब लास्ट में एक पॉइंट है जो इंडिया भी बार बार कहता है और सब देशों के लिए, कि क्या डेवलपमेंट का अधिकार डेवलप्ड कंट्रीज का ही है, ये सबका है। क्योंकि उन्होंने अपने जंगल साफ कर दिए, वहां कुछ बचा नहीं, वो डेवलप कर लिया, सड़कें बना ली। अब जब हम डेवलप कर रहे हैं या डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं, गरीब देश, तो उनको कहते हैं कार्बन उत्सर्जन मत करो। तो इंडिया इस ट्रिकिंग के डेवलपमेंट का अधिकार केवल डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं है, उनका भी है जो डेवलप नहीं कर पाए। उनके क्लाइमेट, यानी इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज के उपाय ऐसे अपनाए जाएं कि उनका डेवलपमेंट न प्रभावित हो। अगर आप ऐसी शर्त थोप दें कि कार्बन उत्सर्जन सभी कंट्री 0 कर लें, तो विकासशील देशों का तो डेवलपमेंट ही रुक जाएगा, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था कुछ है ही नहीं। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन मुद्दों को भारत उठाता है बार बार। वैसे मैं बता दूं, ये मुद्दे भारत शुरू से उठाता रहा है, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस की जो अवधारणा है उसको भारत ने सबसे पहली बार ऑफिशियल मंच पर ग्लासगो में 2021 में रखा। और जो अभी शर्म एल शेख में बैठक हुई थी 2022 में क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, ये वही यूएनएफसीसी के अंतर्गत ही हो रही है। कोप कहते हैं इनको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो उसमें इंडिया ने फिर इसको रिपीट किया। तो इंडिया का सहयोग और दूसरे देश भी दे रहे हैं, लेकिन इंडिया इस चीज को जब स्ट्रिक्ट करता है तो इसी को कहते हैं क्लाइमेट जस्टिस के मुद्दे। तो इंडिया क्लाइमेट जस्टिस के लिए इंडिया ने क्या प्रयास किए? इंडिया ने बहुत प्रयास किए। इंडिया ने, देखिए ऐसा है कि ये सारे प्रयासों को तो गिना पाना बड़ा मुश्किल है ब्रीफ उसमें कुछ प्रयास बताओ। हाँ, लेकिन मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि 2008 में नेशनल लेवल पे हमने नेशनल मिशन एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था, जिसमें 8 मिशन है। सोलर इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, ड्रिंकिंग का मिशन है, हिमालयन इकोलॉजी को प्रिजर्व करने का, जितने भी आपको काम चल रहे हैं सरकार के, वो सभी उसी मिशन के अंत 8 मिशन है। उसमें एग्रीकल्चर का भी है, क्लीन हैबिटेट का भी है, अर्बन का, रूरल का, सबका। तो ये इंडिया ऑलरेडी 2008 से लॉन्च कर रहा है। लेकिन क्लाइमेट जस्टिस के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। जैसे कि मान लो कि इंडिया ने ये बात उठाई है अभी शर्म एल शेख में भी, और इसके पहले 2019 में, कि हमें क्लाइमेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास गरीब देशों में हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने तरीके के ना हो, क्लाइमेट रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्लाइमेट परिवर्तन को जो झेल सके, उसका सामना कर सके, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए इन देशों में, गरीब देशों में। तो ये इसकी विशेष मांग है इंडिया का। और इस साल मांग की है शर्म एल शेख में कि हमें सबसे पहले अगर क्लाइमेट जस्टिस लाना है तो आइलैंड कंट्रीज को रेसिलिएंट बनाना है क्लाइमेट क्राइसिस के प्रति, कि वो
कोई संकट आए तो तुरंत अपने को बचाव कर सके, ये मांग की है। और इसी तरह और ग्लोबल प्रयास भी किए, जैसे इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो भी उसका है। इसके बाद इंडिया ने कुछ डिक्लेयर भी किए हैं, जैसे ग्लासगो में पंचामृत था, वो उन्हीं को मॉडिफाई करके अभी किया। जैसे कह रहे हैं कि हम कार्बन एफिशिएंसी 45% 2030 तक ले आएंगे 2005 की तुलना में। 2070 तक हम इंडिया को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बना देंगे। कार्बन न्यूट्रल के कॉन्सेप्ट को मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा। कुछ लोग समझते हैं कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि कार्बन होगा, प्रदूषित पैदा ही नहीं होगा। नो, कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि कार्बन पैदा होगा एनवायरनमेंट में, लेकिन उसको सोखने के उपाय भी उतने होंगे ताकि जीरो कार्बन बचे। केवल इसका मतलब ये है। इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाए, मीथेन को मिला रहे हैं 20% 2025 तक ब्लेंडिंग की बात उठाई गई है। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन की बात चल रही है, नेशनल मिशन राष्ट्रीय राज्यों की। तो इंडिया के प्रयास सराहनीय है, लेकिन इंडिया की मजबूरियां हैं, ये अर्थव्यवस्था, इतना बड़ी पॉपुलेशन। तो हमें अपने डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत कोयले को समाप्त करके और सोलर पे कैसे आ जाएंगे। सो इंडिया हैज पुट ए कंडीशन आल्सो इन शर्मल से कि अगर इंडिया को आप लोग चाहते हैं कि वह लक्ष्य को प्राप्त करे, और उससे विश्व में बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, तो आप उसका सहयोग करो फाइनेंशियली या टेक्नोलॉजी। So India's ambitious target is contingent on the support given by the developed countries. If they don't give support, we may shift our target. This is the condition. तो ये क्लाइमेट जस्टिस के प्रति सर विकसित राष्ट्रों का क्या रुख है सर? विकसित राष्ट्र क्या चाहते हैं कि मिटिगेशन हो, क्योंकि उनके अब जैसे मान लीजिए कि मैं फॉरेस्ट की बात करता हूँ, ये बहुत बार बात उठती है, उनके यहाँ फॉरेस्ट बचे नहीं, फॉरेस्ट कवर। अब वो कहते हैं कि ब्राजील अपने जंगल बचाए रखे, इंडिया अपने जंगल बचाए, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। सो उनका रुख अब थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे शर्म अल शेख में, वैसे वो सबकी बराबर जिम्मेदारी की बात करते हैं कि चाइना एंड इंडिया नो मोर पर कैपिटा काउंट नहीं होना चाहिए, दे शुड इक्वली कंट्रीब्यूट टू कार्बन इमिशन के जो रोकने के उपाय हैं। तो वो इसके फेवरेबली डिस्पोज नहीं है इसके प्रति, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये इंटरलिंक्ड है। अगर क्राई फूड सिक्योरिटी अफ्रीका में हुई तो माइग्रेशन वहां पहुंच जाएगा यूरोप में। अफगानिस्तान में संकट हुआ तो अब उन्होंने पहली बार लॉस एंड डैमेज फंड बनाया है। हालांकि पहले प्रॉमिस किया था पेरिस में जो 2015 में हुई थी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड बनेगा, लेकिन वो $100 बिलियन का 2020 तक, लेकिन उसमें केवल $200 मिलियन ही आ पाए, तो फंड नहीं बन पाया। लेकिन इस बार बताते हैं कि मेन एजेंडा शर्म अल शेख में डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम पर था, तो उसके लिए उन्होंने एक फैसला लिया है कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा, जिसमें इन गरीब और वल्नरेबल कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हेल्प दी जाएगी। तो इस बार सर जैसे देखा जा रहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन की जो नीति है उसमें एक लाइफ मिशन को शामिल किया गया है। लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये जो लाइफ मिशन सर, इसके निहितार्थ क्या है? ये एक्चुअली क्या है कि इंडिया का एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है, ये मैं इसको रिवोल्यूशनरी बोलूंगा कि ये पूरी उससे लीक से हटके है। पहले तो इसका मीनिंग बताऊं मैं। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मतलब है कि आप अपनी जीवन शैली, गांधी जी का है प्रभाव इस पे, लाइफ स्टाइल ऐसी रखो कि पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। कंजम्पशन ही प्लास्टिक का मत कम करो, बिजली का कंजम्पशन जो रिड्यूस कर सकते हो करो, कूड़ा फेंको जितना कम से कम आप फेंक सकते हो। तो ये है कि मतलब लाइफ स्टाइल आपके जीवन की शैली ऐसी हो कि पर्यावरण संरक्षित बना रहे। ठीक है। अब ये इंडिया क्यों कह रहा है? इंडिया कह रहा है क्योंकि जो पश्चिमी देशों में लाइफ स्टाइल है वो कि अधिकतम कंज्यूम करो, अधिकतम सुविधाएं जुटाओ, तो अधिकतम पोल्यूशन होगा, अधिकतम एनवायरनमेंट को डैमेज होगा। तो इस दृष्टि ये एक मैसेज है, मतलब ये क्लाइमेट चेंज में गांधीयन पर्सपेक्टिव एक तरह से जो इंडिया सेंड कर रहा है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा निहितार्थ है कि अब तक जो भी क्लाइमेट चेंज के रोकने के ग्लोबल उपाय हो रहे थे 1992 से भी शुरुआत हुई, उनमें उपाय करने वाली की जिम्मेदारी देश को सौंपी गई थी, सरकार को। ये आइडिया ऐसा है कि व्यक्ति पे आ गई जिम्मेदारी
यानी everybody is responsible to contribute something to prevent climate crisis. So in this sense, it is a more democratic idea, it is a more participatory idea, and in that sense, it is a revolutionary idea. बहुत अच्छा सर, आज का टॉपिक जलवायु परिवर्तन पे आपने बड़ी विस्तृत चर्चा की है और आज के इस टॉपिक का जिस्ट भी अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो ये हमारी और आपकी दोनों की सबकी जिम्मेदारी ये है कि लाइफ मिशन में पार्टिसिपेट करें, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर ध्यान दें और क्लाइमेट के साथ जस्टिस करने की जिम्मेदारी जितनी सरकारों की है उतनी हमारी और आपकी भी है। आप लोगों ने YouTube चैनल पर अपना समय दिया सर, आप हमारे इस चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।